हेलो एवरीबॉडी, दिस इज डॉक्टर अपूर्व मेहरा। एंड दिस इज डॉक्टर गोविंद राय गर्ग। बड़े समय बाद आज MIB की बारी आई है। सो गोगा भाई, एक नेक्स्ट की खबर आई है। आपका इस पेज पर क्या विचार है? सबसे पहले वही वाली हम अपनी हंसी हंसे। सो इस हंसी के पीछे गोगा भाई अभी जस्ट रिकॉर्डिंग से पहले समझा रहे थे क्या राज है। सो वो समझाएंगे कि हुआ क्या है इसके बाद। यस। देखिए, सबसे पहले तो मेरा नमस्कार आप सब लोगों को, पर्टिकुलरली मेरे प्यारे एफएमजी और पीजी स्टूडेंट्स जो हैं तैयारी कर रहे हैं। जो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जो नेशनल मेडिकल कमीशन है या नेक्स्ट है, उसको अपनी गर्लफ्रेंड मत बनाओ। NMC वाले क्या करते हैं कि हर 2 महीने 3 महीने बाद वो आके आपको कहते हैं वी नीड टू टॉक, फिर अपना मोबाइल बंद करके रख देते हैं और आपके 6 दिन गए। ठीक है, अब भी यही हो रहा है एग्जैक्टली। ठीक है, एंड एवरी वन, हर एक इंस्टीट्यूट्स को तो अपना प्रोडक्ट बेचना है भाई, सीधी सी बात है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपना टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि ये जो अभी हवा चल रही है कि ये रूलिंग आ गई, ये आ गई, वो आ गई, आप हेडिंग पढ़ो मेरे क्या लिखा हुआ है। ये अभी वो सिर्फ अपना कमेंट्स मांग रहे हैं इस ड्राफ्ट के ऊपर, अभी ये ड्राफ्ट भी फाइनल नहीं है। सो जो ड्राफ्ट में हम वो भी डिस्कस करेंगे क्या आया है ड्राफ्ट में, बट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ ये सिर्फ एक लेटर था जिसमें वो स्टेक होल्डर्स के एक कमेंट्स मांग रहे हैं कि हमने ये ड्राफ्ट बनाया, इस पर कमेंट दो, अगर उनको अच्छे लगे तो वो मॉडिफिकेशन करेंगे। ठीक, तो अभी कुछ भी फाइनलाइज्ड नहीं है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि जैसे ही एक नोटिफिकेशन आती है आप मेरा इनबॉक्स भर देते हो, अपूर्व सर का इनबॉक्स भर देते हो कि क्या होगा क्या होगा, जैसे जीने मरने की बातें हो गई। ठीक है, जस्ट चिल भाई, जब कुछ भी होगा सबके लिए होगा। ठीक है, ड्यू टाइम देंगे, मुझे पूरा भरोसा है अपनी गवर्नमेंट पे, ठीक ठाक टाइम देंगे आपको प्रिपेयर करने के लिए। तो आप ये मत सोचो कि नोटिफिकेशन आ गई तो बस यहीं से ख़त्म होगी ज़िंदगी। अगर कुछ हुआ भी तो एग्ज़ाम ही तो है यार, सब्जेक्ट वही है, नॉलेज वही है। अब पेशेंट को कोई बीमारी है, ठीक तो वैसे ही करोगे ना। ठीक है, तो एक नोटिफिकेशन से आपके रात की नींद नहीं उड़नी चाहिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। और ये ना अभी सिर्फ MBBS में नहीं, जब आप प्रैक्टिस में आएंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन में आएंगे, एसआशिप में आएंगे, कंसल्टेंसी में आएंगे, गांव में आएंगे, शहर में आएंगे, विदेश में आएंगे, ये नोटिफिकेशन मेडिकल करियर में चलती रहेंगी। यस, ऑलराइट। और आपके करियर पे इससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला। हमने बहुत सारी नोटिफिकेशन के बावजूद भी ज़िंदगी में रोटी और खाना कमा लिया है, आप उससे बहुत बेहतर ही करेंगे। सो आइए समझें कि इस पब्लिक नोटिस से वो बताना क्या चाहते हैं। इसके कुछ पॉइंट्स हैं विच आर वर्थ लिसनिंग टू, and I believe that there are some things which are good takeaway messages here, right? So let us understand that. But once again, जो सर ने बोला है, अभी हमारे देश में 2 बड़े एग्जाम आने वाले हैं। 20 जनवरी को FMG का एग्ज़ाम, और उसके बाद मार्च के फर्स्ट संडे पे जो हमारा है नीट का एग्ज़ाम। इन 2 एग्ज़ाम का इससे कोई रिश्ता नहीं है। सो स्टूडेंट्स हु आर अपेयरिंग फॉर दैट एग्ज़ाम, this video is absolutely not for you. So please, if you have by chance seen Goga sir and being his great fan you have started listening to it, निकल लो यहाँ से। सही। बाकी लोगों के लिए हम आगे बात करते हैं। सो ये है नेक्स्ट। ये तो मैं स्लाइड को मैं निपटा देता हूँ। इन्होंने बोल दिया 2 पार्ट होंगे, उनको स्टेप बोल दिया गया, स्टेप 1 स्टेप 2। जैसे विदेश में MLE में स्टेप 1 स्टेप 2 हो गया था, तो वी आर गेटिंग वेस्टर्नाइज इन दैट वे टू गिव इट अ क्लासिक लुक ऑफ स्टेप 1 एंड स्टेप 2। सो इस स्लाइड को आपकी अनुमति से आगे बढ़े सर? बिल्कुल। अब आई अगली, यहाँ हमारे गोगा भाई बात करेंगे आपसे। बताएं सर। देखो, स्टेप 1 में जो प्रपोज्ड है, बेसिकली जो फाइनल ईयर का एग्ज़ाम था आपका, उसमें थ्योरी एग्ज़ाम फाइनल ईयर में जो होता था उसकी जगह पे ये स्टेप 1 इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं। ठीक है, अब जो ये बता रहे हैं कि हमने प्रपोज किया, हम आप वो डिस्कस करेंगे, बट ये ज़रूरी नहीं कि यही फाइनल हो, बिकॉज अभी कमेंट्स मांगे हैं। अगर मांगे हैं तो उस पर इम्प्लीमेंट भी तो करेंगे ना यार। तो अगर किसी का कमेंट उनको अच्छा लगा तो वो हो सकता है वो मॉडिफिकेशन इनमें कर दें। तो इसमें वो क्या डिस्कशन करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो फाइनल ईयर का एग्ज़ाम था उसकी जगह नेक्स्ट 1 होगा, और वो नेक्स्ट 1 जो होगा वो MCQ बेस्ड एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो उसमें हम पढ़ेंगे आपके क्या क्या सब्जेक्ट आएंगे, क्या आएंगे, वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। बेसिक चीज़ क्या है कि वो जो एग्ज़ाम होगा MCQ बेस्ड जो एग्ज़ाम होगा, वो एक तो आपका फाइनल ईयर पास करने के लिए होगा,
दूसरा, उसी से आपका रजिस्ट्रेशन वैलिड होगा, लाइसेंस मिलेगा बेसिकली आपको कि आप डॉक्टर बन गए, दैट मीन्स फाइनल ईयर पास हो गया, उसका ऑब्वियसली नेक्स्ट 2 पास करने के बाद आपको डॉक्टरी का लाइसेंस मिलेगा, बट वैलिड हो जाएगा वो। राइट। ठीक है। और तीसरा, उसी की मेरिट से आपको पीजी मिल गया। ठीक है। तो बेसिक चीज़ यही है कि जो फाइनल ईयर वाला एग्जाम था उसी को पीजी एंट्रेंस एग्जाम में ही कन्वर्ट कर दिया गया है। तो सेपरेट एग्जाम जो अभी नीट दे रहे हो वो नहीं होगा बाद में। सो भाई मैं 2 बातें समझा। थ्योरी एग्ज़ाम मेजॉरिटी है, जैसे मैं दिल्ली के कॉलेज में जाता हूँ, पेपर कभी चेक नहीं होते थे। बात आती थी प्रैक्टिकल में। थ्योरी में सिर्फ नज़र मारी जाती थी कि बच्चा क्या कर रहा है। अब क्या है, कंप्यूटर इस एग्ज़ाम को चेक करेगा। सो एक तो एग्जामिनर्स के ऊपर से ये हेडेक ख़त्म हो गया कि उन थ्योरी के जो पेपर हैं उनके बंडल का क्या करना है, फर्स्ट। दूसरी बात, आपको खूब गाथाएं लिखनी पड़ती थी, लंबे घंटे बिताने पड़ते थे, मल्टीपल पेज भरने पड़ते थे। अब आपको एमसीक्यूज में आंसर करना है, और वो एमसीक्यू पैटर्न्स वो आगे जाके उनका बात करेंगे। दे विल डिलिनिएट व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस विल बी देयर। और सबसे तीसरी बात जो हमारे को बताई गई, हर एक शहर में, हर एक कॉलेज में, हर एक प्रांत में सेम एग्जाम आएगा। सो उससे क्या होता है कि मेरिट बिल्कुल यूनिफॉर्म हो जाता है। ऑलराइट। और सर ने क्या बोला, फाइनल ईयर आपने ख़त्म किया, आपकी नॉलेज फ्रेश है, अभी आपने उसके मेजर सब्जेक्ट्स पढ़े हुए हैं, आप उसी टाइम पे क्वेश्चन दे दोगे, आप उसी टाइम पे एग्जाम दे दोगे। सो इसका ये मतलब है कि आपको जो 1 साल की इंटर्नशिप है उसका बर्डन इस एग्जाम के साथ नहीं जीना पड़ेगा। इसका रिजल्ट भी आपकी इंटर्नशिप से पहले आ जाएगा। मतलब इस एग्जाम को पास करने से ही आप इंटर्नशिप के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। सो ये पहली बात हो गई। दूसरी बात यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए है कि आपके दिमाग में फ्रेश हैं वो सब्जेक्ट्स। सो जो बच्चे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में हैं इस टाइम पे, और बाई चांस अगर वो ये वीडियो समझ रहे हैं, तो उनको ये समझना चाहिए कि जब तक वो आएंगे कुछ इस तरह की झलक हो सकती है कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर सब्जेक्ट्स का बेस बनाकर आगे बढ़ा जाए, क्योंकि फाइनल ईयर ख़त्म होते ही ये सारे एग्ज़ाम आपको एक साथ देने पड़ सकते हैं। सो ये आपको इस टाइम पे बहुत अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी। जो लोग फाइनल ईयर में आ चुके हैं उनको इसमें घबराने वाली बात इसलिए नहीं है क्योंकि जब भी कभी पैटर्न चेंज होता है, सो ड्रास्टिकली चीज़ें एकदम से मुश्किल नहीं होती हैं। जैसे भाई ने स्टार्टिंग में बोला, आपको समय मिलेगा, उसकी वैल्यू आपको करनी पड़ेगी। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड दे विल बी एमसीक्यूज। सो एमसीक्यूज के अंदर सबसे अच्छी बात ये होती है कि अगर आप स्टार्टिंग से ही, जब से आपने वो सब्जेक्ट पढ़ा है, उसके क्वेश्चंस करते चले जाएंगे, सो ओवर टाइम दे विल ऑटोमेटिकली इंटीग्रेट। इसका क्या मतलब है ये हम आगे की स्लाइड्स में समझेंगे, जहाँ पे कुछ पॉइंट्स डॉक्टर गोगा भाई आपको बड़ी हाईलाइट करके बताएंगे जो बाकी सारे वीडियोस में मिस करे गए हैं। अच्छा, इसका बेसिकली हम अपूर्व प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस कर लेते हैं। मतलब ऑल्दो हम कुछ है नहीं, गवर्नमेंट ने जो करना है वही करना है। ठीक है। देखो, जो सबसे मेरे हिसाब से जो सबसे अच्छी चीज़ इसके कारण होगी, अभी मैं देखता हूँ हर एक स्टूडेंट जो है अपना फाइनल ईयर पास करते ही पढ़ाई में लग जाता है। ठीक है। इंटर्नशिप मिस मारते हैं, कोई हॉस्पिटल जाने की कोशिश नहीं करते, और जितना मैक्सिमम पढ़ सकें बस हर एक को यही लगा पड़ा है। रिजल्ट क्या होता है कि वो पीजी मतलब अपनी एमबीबीएस कंप्लीट करने के बाद, इंटर्नशिप के बाद भी कॉन्फिडेंट ही नहीं होते। राइट। मतलब वो किसी भी हॉस्पिटल में चले जाओ, कैनुला तक नहीं लगाना आता यार। मतलब इतने ज़्यादा परसेंटेज, मतलब ऑब्वियसली हर एक में नहीं होता, बट 70 to 80% इंटर्न्स ऐसे निकल रहे हैं जिनको कैनुला लगाने तक का कॉन्फिडेंस नहीं है। राइट। ठीक है। तो वो कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा यार? आप इंटर्नशिप में, मेरे हिसाब से इंटर्नशिप जो होती है वो सबसे बढ़िया रिस्क फ्री पीरियड होता है सीखने के लिए। बिल्कुल। इसके बाद हमेशा आपकी जिम्मेदारी, आप पीजी बनोगे आपकी जिम्मेदारी है, इंटर्न की कोई जिम्मेदारी नहीं है। आप जितना मर्जी सीख सकते हो इंटर्नशिप में। ठीक है। आप वो प्राइम टाइम मिस कर रहे हो पीजी एंट्रेंस के एग्जाम के कारण। ठीक है। आप क्योंकि एग्जाम आपका पहले ही हो जाएगा तो आपकी ये टेंशन खत्म हो जाएगी, तो आप इंटर्नशिप ढंग से कर पाओगे और अच्छे डॉक्टर बन पाओगे। मेरे हिसाब से सबसे बड़ा फायदा ये होगा। बिल्कुल, आपके ऊपर वो स्ट्रेस नहीं होगा कि मुझे फाइनली पीजी का एग्जाम देना है। तो दैट इज़ अ वेरी बिग एडवांटेज। बट इसका नुकसान जो मुझे लग रहा है, अभी पता नहीं शायद कमेंट से वो कुछ ठीक कर पाएँ, कि जो फाइनल ईयर का स्टूडेंट होगा उसके ऊपर ऑलरेडी इतने सारे सब्जेक्ट्स का बर्डन होता है, कितने क्लिनिकल सब्जेक्ट्स है इतने सारे, और उसको सारे 19 सब्जेक्ट एक साथ करने, तो शुरू में थोड़ा सा दिक्कत आएगी स्टूडेंट्स को, डेफिनेटली आएगी। बट एज द टाइम प्रोग्रेसेस तो वो फर्स्ट ईयर से ही अपने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलेगा कि फाइनल ईयर में चाहिए ही होंगे। राइट। तो ग्रेजुअली तो हो ही जाएगा, बट एज डॉक्टर अपूर्व सेड, वी होप कि जो शुरू के एग्जाम होंगे, 1-2 एग्जाम होंगे जिसमें ड्रास्टिक चेंजेस इतनी नहीं होंगी कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन पड़े। एंड प्लस अगर बर्डन पड़ता भी है तो टेंशन क्यों लेते हो यार? सबके लिए है। यस, सबके लिए है ना, वो तो एक समान ही है। बिल्कुल। सो अब आती है अगली चीज़। यहाँ इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि जो पहला एग्ज़ाम होगा उसके अंदर ये सारी चीज़ें होंगी।
सो मैं चाहूँगा कि गोगा भाई बताएं कि इसके अंदर जो 6 पेपर हैं, जिन 6 पेपर्स की ये बात कर रहे हैं, तो 6 पेपर होने चाहिए थे, तो फिर ABCDEF तक खत्म होना चाहिए था। सो फिर G और H क्यों है? सो G और H यहाँ क्यों लिखा गया है, ये समझाते हुए गोगा भाई आप एक जर्नी पे लेके जाइए लोगों को। हाँ, सो बेसिकली देखो यार, जिसने भी ये ड्राफ्ट बनाया, ऑब्वियसली एक बंदे ने तो बैठ के बनाया नहीं है, बहुत बड़े बड़े ब्रेन्स लगे होंगे ये दिमाग बनाने के लिए, ड्राफ्ट बनाने के लिए। तो उन्होंने यही ऑब्वियसली, अगर आपको ये 5-6 सब्जेक्ट्स कर देते हैं तो वो ये सोचेंगे फाइनली वही जो उनका मेन पर्पस था वो तो डिफीट ही हो जाएगा कि स्टूडेंट अच्छा डॉक्टर बने। तो स्टूडेंट क्या करेगा, फर्स्ट ईयर से ही मेडिसिन उठा लेगा, ठीक है, फर्स्ट ईयर से सर्जरी उठा लेगा कि मेडिसिन सर्जरी आएंगे हमारे एग्जाम में, लाइसेंसिंग एग्जाम में, ठीक है। तो बाकी कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। बाकी आप भी समझते हो कि बिना प्री और पैरा क्लिनिकल के मेडिसिन सर्जरी समझ भी कहाँ आएगा, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने स्पेसिफिकली G और H पॉइंट ऐड किए हुए हैं अपने इस ड्राफ्ट में, ताकि बच्चे सीधा का सीधा फर्स्ट प्रॉफ से ही मेडिसिन सर्जरी उठा के सीधा ही एग्जाम की तैयारी फिर से ना करने बैठ जाएं, ठीक है। ताकि पहले अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग करें, जब बेसिक स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, फाउंडेशन अच्छा बन जाएगा, उसके ऊपर मेडिसिन सर्जरी ईजी हो जाएगा। तो बेसिकली 6 सब्जेक्ट क्लिनिकल हैं, और प्लस नीचे 2 इन्होंने लिखा है कि हर एक में PSM और प्री और पैरा क्लिनिकल सारे 6 सब्जेक्ट्स में आएगा, ठीक है। तो आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे कि फार्मा का क्वेश्चन है या मेडिसिन का क्वेश्चन है, ठीक है, बट आएगा। जैसे अभी भी करंटली अगर आपने किसी ने UPSC का एग्ज़ाम दिया है, तो UPSC के एग्ज़ाम में टिपिकल लिखा होता है कि सिर्फ क्लिनिकल सब्जेक्ट्स आएंगे, ठीक है। बट हर एक UPSC के एग्ज़ाम में नियरली 120 क्वेश्चंस में से 27 या 28 क्वेश्चन फार्मा के होते हैं, मैं सॉल्व करता हूँ हर साल, ठीक है। तो सिर्फ ये कहने की बात है कि क्लिनिकल है, क्लिनिकल क्योंकि प्री और पैरा क्लिनिकल के बिना समझ ही नहीं आ सकता, तो वो इंटीग्रल पार्ट रहेगा, हमेशा रहेगा। सो आई विल लाइक टू स्पीक इट लाइक दिस, मैं इसको मानता हूँ यहाँ पे अब आपके 6 पेपर हैं, तो 6 पेपर में आप इस तरह से समझ लीजिए, ये एक नीट का पेपर है जिसमें सब कुछ होगा, ये भी एक नीट का पेपर है जिसमें सब कुछ होगा। ये 2 नीट के पेपर हैं बड़े वाले जिसके अंदर सब कुछ होगा, ऑलराइट। ये गायनी है सपोर्टेड विद पहले 3 प्रॉफ, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड PSM, सेम विद पीडियाट्रिक्स, सेम विद ENT, सेम विद ऑफ्था। सो ये 4 सब्जेक्ट्स के अंदर आप मान के चल लीजिए 20% आएगा फर्स्ट सेकंड प्रॉफ और PSM मिला के, और यहाँ पर भी इस तरह की प्रपोर्शन होगी। सो ये बड़ी क्लियर बात समझ लीजिए कि आपको 2 नीट के पेपर देने हैं जिसमें सब कुछ होगा, और उसके अलावा 4 सब्जेक्ट्स देने हैं जिसके अंदर फर्स्ट सेकंड प्रॉफ और PSM जुड़ा होगा। दिस इज व्हाट द ट्रिक गेम इज। अगर आप सिर्फ पहली चीज़ें पढ़ेंगे तो मेडिसिन, सर्जरी, गायनी और स्पीड्स, ENT, ऑफ्था पे आप अटक जाएंगे, और यहाँ पे गेम वहीं खेला जाएगा जो बाकी सारी चीज़ें हैं। तो कहने का ये मतलब है कि नथिंग चेंजेस with respect to your strategy, but yes, there will be 4 papers where majority of these 4 subjects will be coming for those 4 duration of hours which are required. ठीक है भाई, ये बात बिल्कुल सही है। देखो डॉक्टर अपूर्व क्या बोलना चाहते हैं, आप ये बोलना चाहते हैं कि आपको तैयारी एक नॉर्मल रखनी है, जैसे आप नीट की अभी तक तैयारी कर रहे थे, तो आपका एक नीट के पेपर की जगह 2 नीट के पेपर हो गए, स्पेसिफिकली वही जो सेम प्रोपोर्शन में सब कुछ सेम, एक मेडिसिन वाला होगा, एक सर्जरी वाला हो गया। ये प्रॉपर नीट का पेपर है। नीट पेपर मीन्स इसमें सारे 19 सब्जेक्ट होंगे, ठीक है। इन 2 पेपर में मतलब मेडिसिन में मेडिसिन वाले प्लस प्री पैरा क्लिनिकल और सारी चीज़ें हो जाएंगे, सर्जरी में सर्जिकल सब्जेक्ट्स हो गए। तो ये नीट के 2 बड़े बड़े पेपर्स हो गए आपके, ठीक है। और बाकी सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर्स हो गए। ऑप्स का ही नहीं होगा, जिसमें मेजॉरिटी ऑप्स का ही नहीं होगी, थोड़ा बहुत उसमें एनाटमी, फार्मा, PSM सब कुछ थोड़ा थोड़ा होगा, तो ऐसे ENT, ऑप्था में सब में, ठीक है। बट 2 पेपर नीट के आपके हैं ही हैं इन 4 के अलावा, तो यू नीड टू कंटिन्यू प्रिपेयरिंग एज यू प्रिपेयर्ड अर्लियर, ठीक है। प्लस मोर फोकस शुड बी ऑन दीज 4 सब्जेक्ट्स, ठीक है, OBG, पीडियाट्रिक्स, ENT, ऑप्था, राइट। सो ये है स्टेप 1, नेक्स्ट पार्ट 1, राइट। फिर जब आपने फाइनल MBBS को ख़त्म कर दिया, उसके बाद आप ये स्टेप 1 का एग्ज़ाम दे देंगे, और इस स्टेप 1 के बाद मेन वो दरबार लगेंगे जहाँ पे पेशेंट्स होंगे, क्लिनिकल एग्जामिनेशन होगा, जैसे यूनिवर्सिटी आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करती है। फ़र्क क्या है, जो स्टेप 1 का जो नेक्स्ट का स्टेप 1 है उसे नेक्स्ट स्टेप 1 बोला गया है, और ये जो क्लिनिकल एग्जामिनेशन है इसको बड़ी चुपके से छुपा दिया गया है, इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेगी, क्योंकि अब ये सेम इंस्टीट्यूट कंडक्ट कर रहा है। सो इसके अंदर सिर्फ पास फेल का मतलब है,
इसके मार्क्स अब डिसाइडिंग फैक्टर नहीं होंगे, चाहे वो इंस्टीट्यूट रखे या ना रखे। ये पास फेल का मतलब है, और इसको नेक्स्ट टू नहीं बोला गया। ये यूनिवर्सिटी क्लिनिकल एग्जामिनेशन है जो फाइनल ईयर के एंड में हम अभी तक देते आ रहे हैं। सो हम क्लियर समझ लें कि नेक्स्ट टू इंटर्नशिप के बाद है, नेक्स्ट वन इंटर्नशिप से पहले है, 1 और 2 के बीच में इंटर्नशिप है। नेक्स्ट 1 को पास करते ही क्लिनिकल एग्जामिनेशन है, क्लिनिकल एग्जामिनेशन पास करते ही इंटर्नशिप है। बेसिकली सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, अभी आपके फाइनल प्रॉप में 2 एग्जाम होते हैं, एक थ्योरी का एक प्रैक्टिकल का। थ्योरी एग्जाम इज नेक्स्ट वन, प्रैक्टिकल एग्जाम अलग से होगा, बस। ठीक है। प्रैक्टिकल एग्जाम में मार्क्स नहीं मिलेंगे, पास फेल होगा, ठीक है। थ्योरी एग्जाम इज नेक्स्ट वन, उसमें मार्क्स मिलेंगे आपको। हर एक सब्जेक्ट में आपको जो 6 सब्जेक्ट थे, हर एक में 50% अलग अलग चाहिए आपको पास होने के लिए, ठीक है। अगर आप पास कर लेते हो नेक्स्ट वन विद प्रैक्टिकल एग्जाम्स ऑल्सो, तो यू आर एलिजिबल फॉर इंटर्नशिप, तभी आप इंटर्नशिप कर सकते हो, ठीक है। फिर आप 1 साल की इंटर्नशिप करोगे, इंटर्नशिप करने के बाद फिर से एक एग्जाम देना पड़ेगा, उसको नेक्स्ट टू कहेंगे। और इन लोगों ने ना इंटर्नशिप के ड्यूरेशन में भी थोड़ा सा कुछ झोल किया है लिखने में, 13 उसके महीने बारे का 13 महीने का, उसके हाँ। बारे में हम लोग जरा एक बार बाद में जब वो समय आएगा तो उसको समझेंगे कि उसकी धारणी क्या है। फिर ये एक सप्लीमेंट्री एग्जाम की बात कर रहा है। देखो यार, हम लोग ऐसा सोचें क्यों, तो पर अगर आया तो फिर सप्लीमेंट्री एग्जाम देना पड़ेगा। अगर आप किसी भी एक सब्जेक्ट में चले गए, वैसे चले गए, वो तो होता ही है, बाद में आते ही आते हैं। कोई यार, ये तो सोचना ही पड़ेगा यार, सब मेरे जैसे होते हैं कुछ, मतलब कई सारे होते हैं मेरे जैसे लोग। तो बेसिकली क्या है, जैसे अभी तक हो रहा था वो सेम चीज़ है कि अगर आप नहीं पास कर पाए, थ्योरी नहीं कर पाए या प्रैक्टिकल नहीं कर पाए, तो एक सप्लीमेंट्री एग्जाम होगा। वैसे अगर थ्योरी नहीं कर पाए तो नेक्स्ट वन का एक सप्लीमेंट्री एग्जाम होगा, और अगर प्रैक्टिकल नहीं कर पाए तो यूनिवर्सिटी वाले प्रैक्टिकल कर ले लेंगे आपका। सेम चीज़ है जैसे पहले चल रही है अभी तक। फिर आती है बात कि नेक्स्ट वन के कितने आप अटेम्प्ट दे सकते हो। अब ये ना एक लंबी गाथा है जिसको इन लोगों ने अलग अलग जगहों पे, 9 पेज का ड्राफ्ट है जो पब्लिक नोटिस निकाला है उन्होंने, 9 पेज का है। उसमें अलग अलग जगहों पे लिखा है कि आप ये एग्ज़ाम मल्टीपल बार दे सकते हो। और इनका ये कहना है कि जैसे आपने नेक्स्ट वन को आप मल्टीपल बार दे सकते हो। सो इनका ये कहना है जैसे आज आपने नेक्स्ट वन दिया, फिर क्लिनिकल अपना प्रैक्टिकल दे दिया और आपने इंटर्नशिप शुरू कर दी, इंटर्नशिप के एंड में आया नेक्स्ट टू, वो क्या होता है हम बात कर लेंगे, आपने वो पास कर लिया। सो अब आपका नेक्स्ट वन का स्कोर आ गया। भाई सपोजिटली मेरा आया स्कोर 60% और गोगा भाई का आ गया 90%। अब मुझे लगा यार ये मेरा कम रह गया, तो नेक्स्ट टू पास करने के 1 साल बाद, मतलब जैसे मैंने 2023 के जनवरी में नेक्स्ट वन दिया, सो फिर मैं नेक्स्ट टू दूंगा 2024 की जनवरी फरवरी में। तो उसके बाद 1 साल बाद, मतलब 2024 के एंड या 2025 के स्टार्टिंग में मैं फिर से नेक्स्ट वन दे सकता हूँ। सो इस तरीके से मैं कितनी बार भी नेक्स्ट वन दे सकता हूँ 10 साल के इसमें अंदर। एक खास बात यह है कि जो नेक्स्ट टू जब आप दोगे तो उस साल नेक्स्ट वन ऑलरेडी हो चुका होगा। यस, ठीक है, दैट मीन्स नेक्स्ट वन देने के इमीडिएटली नेक्स्ट ईयर, जो फर्स्ट बार नेक्स्ट वन दोगे, इमीडिएटली नेक्स्ट ईयर आप नेक्स्ट वन दोबारा नहीं दे सकते, क्योंकि नेक्स्ट टू उसके बाद होगा। तो नेक्स्ट टू जब आपने पास कर लिया तब आप दोबारा नेक्स्ट वन दे सकते हो, बट वो अगले साल होगा। राइट, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना आप। या सो 1 साल के बाद। सो इस तरीके से, और इसके बाद इन्होंने बोला है कि वो एवरेज स्कोर निकालेंगे। जैसे भाई मेरा 60% इस बार आया और मैंने इम्प्रूव किया और अगली बार मेरा 85% आ गया, तो 60 और 85 का मीन निकाल लेंगे वो बीच में से। बट अगर अगली बार मेरा 50 आ गया, फिर वो बेटर ऑफ 2 नहीं है, तो फिर मैं 55 पे जाऊँगा। सो ये भी समझना है। और यहीं पर दिमाग लगाने वाली बात होगी कि जितना आप MBBS से दूर होते जाओगे, राइट। अपूर्व, इसमें ना मैं कहना चाहूँगा क्योंकि बिकॉज दे आर आस्किंग फॉर कमेंट्स, ठीक है, So there will be discussion on मेरे that. ख्याल से इसमें कमेंट्स हमें भी डालेंगे, मतलब इफ एवरीवन इज अलाउड, या पब्लिक नोटिस पब्लिक है ना, तो आई थिंक अगर आपको लगता है, मेरे को बहुत अनफेयर लगता है, तो अगर आपको भी अनफेयर लगता है तो यू शुड मेल देम, जैसे भी उन्होंने पब्लिक नोटिस में लिखा है कि कैसे भेजना है, यू शुड मेल देम कि ऐसा नहीं होना चाहिए, बेस्ट ऑफ दी अटेम्प्ट्स होना चाहिए। Yeah. क्योंकि अगर बाई चांस एक आपका कोई एग्जाम खराब होगा तो जिंदगी भर के लिए आपका तो स्कोर गया, मतलब 3 साल के लिए मिनिमम, जैसे वैलिड 3 साल के लिए है, तो मेरे हिसाब से अनफेयर है, तो मैं तो मेल डालूंगा कि ये नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब आती है बात जो गोगा भाई बोल चुके हैं क्लियर शब्दों में, नेक्स्ट वन विल रिप्लेस द फाइनल एग्जाम एंड उसके बाद क्लिनिकल एग्जाम होगा, खत्म, देयर इज नथिंग एल्स। ये बात ऑलरेडी हो चुकी है। और ये आती है बात हमारी नेक्स्ट 2 की, जिसे स्टेप 2 बोला गया। नेक्स्ट स्टेप 2 इंटर्नशिप खत्म होने के बाद। अब इन्होंने इसमें क्या किया, इन्होंने इसमें लिखा कि अब हम प्रैक्टिकल एग्जाम लेंगे, वाइवा वो से लेंगे, और इसके अंदर डिफरेंट तरीके से हम एग्जाम को स्ट्रक्चर करेंगे। इसमें इन्होंने 6 सब्जेक्ट डाल दिए, मेडिसिन आ गया, सर्जरी आ गया, गाइनियोब्स आ गया, पीड्स आ गया, ENT आ गया, ऑफ्था आ गया और ऑर्थो आ गया, 7, राइट। तो ये 7 एग्जाम के सब्जेक्ट डाल दिए इन्होंने। ऑर्थो इसलिए ऐड हो गया बिकॉज बहुत सालों से ये बात चल रही थी कि MCI को कि ऑर्थो को एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट कर दिया जाए।
सो इन्होंने थ्योरी के पेपर में तो ऑर्थो को अलग नहीं रखा, बट प्रैक्टिकल में रख दिया। और ये झलक बहुत टाइम से पहले दिखा चुके हैं कि ऑर्थो की इंटर्नशिप 1 महीने की होती थी। ये कमेंट डॉक्टर अपूर्व में डाला था उनको, इसलिए कर दिया। ऑर्थो की इंटर्नशिप इज ऑलरेडी 1 मंथ, सो इट इंडिकेट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लिनिकल। बट इससे फर्क इसलिए नहीं पड़ता बिकॉज आपको इनको पास करना है। बट अब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। एक सिंपल एग्जामिनर, एक सीजन्ड एग्जामिनर जो क्लिनिकल इवेल्युएशन कर रहा है, वो एक इंटर्न को जब इवेल्युएट करेगा तो वो इंटर्न से पूछेगा कि पेशेंट आया, ही हैज़ बीन पुट ऑन अ कास्ट, ही हैज़ पेन नॉट रिलीव्ड ऑन एनाल्जेसिक, और स्ट्रेच करने पे दर्द होता है, व्हाट डू यू सस्पेक्ट? आपका आंसर होगा कंपार्टमेंट सिंड्रोम। और वो खड़ा होकर पूछेगा अब आप क्या करोगे? आपको बोलना पड़ेगा कास्ट खोलूंगा। तो यहाँ पे प्रैक्टिकल वो एक डॉक्टर टू डॉक्टर बात करेगा आपसे। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि अगर आपने इंटर्नशिप ठीक से की होगी तो ये एग्ज़ाम पास करना मुश्किल नहीं होगा। यस, क्योंकि अगर आपने डे इन एंड डे आउट पेशेंट देखे हैं यार, तो वही अगर पेशेंट एग्जाम में आपको सेम पेशेंट दे देंगे तो आप क्यों नहीं ठीक कर पाओगे? राइट। ठीक है, तो आई डोंट थिंक कि अगर आपने सीरियसली इंटर्नशिप की होगी तो इसमें कोई फेल होगा। और ये एक और चीज़ भी अश्योर करता है विच दिस इज़ द क्वालिटी चेक सिस्टम बाय द एनएमसी गाइडलाइंस, कि जो व्यक्ति प्रैक्टिस करने आए उसको बेसिक्स पता हो। एट द सेम टाइम आप ये समझिए कि जो यूनिवर्सिटी आपका ये स्टेप 2 का एग्ज़ाम लेगी वो ये कोशिश भी करेगी कि आपको पूरी इंटर्नशिप में ये बेसिक्स सिखाए जाएं। तो आप, और दूसरा, आप ऑलरेडी, सर ने स्टार्टिंग में बोला, यू हैव ऑलरेडी अपीयर्ड फॉर स्टेप 1, यू ऑलरेडी हैव अ स्कोर, सो नाउ यू कैन फोकस ऑन योर क्लिनिकल साइंस। क्योंकि अब आपको पता है कि ये जो 7 जो हैं हमारे एरियाज और इनसे कनेक्टेड चीज़ें, इनका एंड में वाइवा पूछा जाएगा। सो यू शुड बी वेरी वेल प्रिपेयर्ड। और जैसे मेडिसिन है एंड अलाइड साइंसेस, तो इसके अंदर आपको डर्मा के, जैसे अभी डर्मा का होता है, साइकेट्री होता है, तो ये वहाँ पे आप पूछे जाएंगे आपसे। और पीएसएम तो आपसे हर जगह ही पूछा जाएगा, उसके बिना तो कोई सब्जेक्ट पूरा होने नहीं वाला। बेसिक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपसे, ऑर्थोपेडिक्स का वाइवा हो रहा है, उन्होंने आपको एक एक्सरे दिखा दिया, उसके अंदर हड्डियाँ कमज़ोर दिख रही हैं, अब वो पूछेंगे जी डेनोजोमैब देनी है, फिर फार्मा आ जाएगी, एक्शन बताओ कहाँ पे एक्ट करता है, फिर फार्मा आ जाएगी कौन से रूट में देते हो आप, फिर पूछा जाएगा कि कोई नई ड्रग आ रही है ऑस्टियोपोरोसिस के लिए। सो इस तरीके से आपको हर जगह पूछा जाएगा और प्रैक्टिकल बातें की जाएंगी आपसे, क्योंकि अब आपको क्लिनिशियन बनना है। इवन एन एमबीबीएस इज केपेबल टू डू फैंटास्टिक एज अ क्लिनिशियन। सो यहाँ पर हमारा ये मान के चलना है कि जैसे ही आप यहाँ से बाहर निकले, जैसे ही आप यहाँ से बाहर निकले, आप पेशेंट्स देखेंगे, आप डायग्नोसिस करेंगे, आप ट्रीटमेंट लिखेंगे। अब आपकी प्रतिभा, कॉलेज की प्रतिभा इस पे परफॉर्म करेगी, इस पे डिपेंड करेगी कि आपने क्या सीखा है इस इंटर्नशिप के दौरान। और यही एग्जामिनर आपसे बेसिक पूछेगा, फोलीज के रंग, कैनुला के रंग, इस तरह की बातें होने वाली हैं वहाँ पे। और या डॉक्टर को ये नहीं कहना चाह रहे कि आपकी प्रतिभा कॉलेज की प्रतिभा है पूरे की, ठीक है। ये एग्जामिनेशन जितना भी होगा ये शैल बी हेल्ड इन पर्सन एंड लाइव, एंड ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी कंडक्ट करेगी। रेगुलर नेक्स्ट 2 साल में एक बार होगा। और जैसे भाई ने बोला कि अगर नहीं निकले तो फिर सप्ली एग्ज़ाम होगा, एंड अगर आप दोनों में नहीं निकले तो अगले साल का नेक्स्ट 2 देंगे। ये सेम है। और नेक्स्ट स्टेप 1 अगर पास हो गया, नेक्स्ट स्टेप 2 पास हो गया, तो आप नेक्स्ट स्टेप 1 कितनी बार भी दे सकते हैं, 10 साल के अंदर, राइट, of joining the MBBS course. So there is no restriction to the number of attempts of next 2, right? अगर आपने स्टेप 1 और नेक्स्ट स्टेप 2 पास कर लिया है, नेक्स्ट स्टेप 1 पास कर लिया है, एंड स्टेप 2 एग्जामिनेशन आप दे रहे हैं 10 साल के अंदर, मतलब एमबीबीएस ज्वाइन करने के 10 साल के अंदर आपको नेक्स्ट 1 निकालना है बेसिकली। यस। जब आपने नेक्स्ट 1 निकाल लिया उसके बाद जितना मर्जी देते हो। नहीं सर, ये कहता है देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन टू द नंबर ऑफ attempts to appear in next step 2 provided candidate pass both step 1 and next step 2 examination within the 10 years of joining the MBBS course। तो 10 साल के अंदर करना है सब कुछ। 10 साल के अंदर क्लियर करना है भाई। हाँ। 10 साल, इट इज़ नॉट कि आप 10 ईयर्स तक ही एग्जाम दे सकते हो। 10 साल के अंदर अंदर आपने फर्स्ट स्टेप 1 और स्टेप 2 क्लियर कर लिए तो अनलिमिटेड नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। ओके, आई इंटरप्रेट इट एज लाइक दिस। हाँ तो बस को ठीक है। अगर वैसे गोगा भी भाई आप ने, जिंदगी भर यही थोड़ी करना है यार। नहीं, बट गोगा भाई ने इंटरप्रेट किया तो ठीक किया होगा। सो वी विल गो बाय दिस रूल दैट 10 साल के अंदर आप स्टेप 1 स्टेप 2 क्लियर कर सकते हो, तो आप कितनी बार भी अटेम्प्ट दे सकते हो। हाँ, पर भाई देना नहीं है, सोचना ही नहीं है। वो ठीक है, बट दैट इज व्हाट इट मींस, हाँ। राइट सर। नेचर ऑफ स्कोरिंग,
तो ये कहते हैं कि स्टेप 1 मार्क्स हैं, स्टेप 2 पास फेल है, बिल्कुल। खत्म होता है, आगे बढ़ते हैं। सो 50% मिनिमम पास रिक्वायर्ड है स्टेप 1 में, हर सब्जेक्ट में पास हर एक जरूरी है। सब्जेक्ट में अलग अलग टोटल 50% तो होंगे ही, हर एक सब्जेक्ट में अलग अलग 50% चाहिए। तो हर एक में 50% होंगे तो अपने आप ही 50% अभी हो कर जाएंगे हाँ या, मिनिमम। और अगर रह गया तो आप सप्ली में पास करेंगे। स्टेप 2 तो बेसिकली अच्छा, पास दूसरी फेल है। बात, अगर मान लो आपकी सप्ली आ गई किसी में, तो और सप्लीमेंट्री में अपने एग्जाम पास किए, तो सप्लीमेंट्री में जो सारे सब्जेक्ट आपने दिए हैं उसके मार्क्स काउंट होंगे फिर। ठीक है, जिसमें भी आपने मेन में पास किया या सप्लीमेंट्री में पास किया, जिसमें आपने पास किया है उसकी टोटल परसेंटेज आपकी मानी जाएगी मार्क्स। राइट, फैंटास्टिक। उसके बाद है, तो यही आपने जो बोला है ये सेम है कि जो स्टेप 1 के मार्क्स हैं वो आपको पोस्ट ग्रेजुएट की सीट दिलाएंगे। 3 साल तक वैलिड रहेंगे। राइट। और अगर आपने मल्टीपल एग्ज़ाम दिए हैं तो उन मल्टीपल एग्ज़ाम्स का मीन निकाला जाएगा और वो आपके लिए 3 साल के लिए वैलिड रहेगा वो मीन। तो बेसिकली मैं आपको एक बेसिक चीज, सपोज आपने पहले मजे मजे में एग्जाम दे दिया, जैसे अभी अब करते हैं कि मजे मजे में एग्जाम दे लेते हैं, दे के देख लेते हैं क्या होता है भाई। ठीक है, और आपके नंबर रह गए कम, मान लो आपके 60% रह गए और आपको अच्छी सीट के लिए 70% चाहिए। ठीक है, अब आपको नेक्स्ट एग्जाम में 80% लाने पड़ेंगे, क्योंकि एवरेज 70% तो तभी आएगी। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि आपका मार्क्स इंप्रूव हो जाए और 80% भी ना लाने पड़े, तो फिर आपको 4 साल वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये 3 साल तक तो पहले साल का स्कोर वैलिड रहेगा। और ये वाला जो स्कोर है ये आपका नलीफाई होगा 3 साल बाद। ठीक है, और उस समय भी ऐसा नहीं कि सिर्फ 4 साल बाद, उसके बाद पिछले 3 साल के एवरेज निकाली जाएगी। ठीक है, दैट मीन्स हर बार एग्जाम जो है ये इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इसीलिए मैं इसमें कमेंट जरूर डालूंगा कि ये मत करो। या बिल्कुल, आई थिंक सो, दैट इज़ वेरी वेरी वेरी। अगर आप किसी व्यक्ति ने, आज की डेट में क्या होता है, मैं एग्जांपल देता हूँ, नीट में मेरा पहली बार में सिलेक्शन नहीं हुआ था, ऑल इंडिया कहते थे इसको, तो भाई अगली बार मैं एग्जाम देने गया, अगर मेरे ऊपर वो बर्डन था पिछली बार का तो मैं उसको कैसे ओवरकम करूंगा अगर मैंने वहाँ पे स्कोर ही नहीं किया। राइट। और जो नया ग्रुप आता है वो फियरलेस आता है, तो वो ज़्यादा बड़ा बड़ा खेलता है, गेम बड़ा खेलता है, उसके स्कोर बड़े चले जाते हैं। सो ये तो एक जो पीछे से बर्डन कैरी कर रहा है उसको अंडू करना बहुत कठिन हो जाना है। पॉसिबल ही नहीं होगा यार, राइट। कैसे करेंगे। सो इसीलिए पहली बात, सबसे पहली बात, अगर ये ऐसे इम्प्लीमेंट होने वाला है तो पहली बार में स्कोर गिरने नहीं देना है, तो जान लगानी है। और अगर हम फिर से रीअपियर कर रहे हैं तो वी शुड बी श्योर कि हमारी प्रिपरेशन उससे ज़्यादा बेटर है। नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि पहली बार ज़्यादा स्कोर था, हम अगली बार उसको नीचे लेके आके मीन निकाल के ख़त्म कर लें। दैट शुड नॉट बी एप्लीकेबल। एंड एज सर सेड, अगर हो सके विच एवर इज़ अ बेटर स्कोर शुड बी काउंटेड। तो वो स्वप्न दुनिया है, अगर वो बन सके तो उसका ऐसा कोई भैया तुम्हारे हाथ में, कमेंट करो, जितने ज़्यादा कमेंट जाएंगे उतनी सुनी जाएगी। कोई डाउट नहीं है इसके बारे में। जो भी आपको इस गाइडलाइन में ख़राब लगता है प्लीज़ कमेंट करो। अगर उनको कमेंट नहीं भेजोगे आप तो वो सुने, वो तो मान सोचेंगे सबको मंजूर है ये सब। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। ये गोगा भाई बता चुके हैं आपको पहले ही कि भाई पहले आप नेक्स्ट वन का एग्जाम दोगे, वो पास करोगे, फिर यूनिवर्सिटी का प्रैक्टिकल एग्जाम पास करोगे, फिर आपकी इंटर्नशिप शुरू हो जाएगी। ये भाई ने हमें बता दिया। राइट। और उसके बाद जब व्यक्ति कौन, अगर कोई एफएमजी स्टूडेंट है हमारा प्यारा बच्चा, तो वो आएगा और वो आके स्टेप 1 का एग्ज़ाम देगा, तो वो इंटर्नशिप के लिए एलिजिबल हो जाएगा। अच्छा, एक इसमें इन्होंने बिल्कुल क्लैरिटी नहीं दी है कि क्या उसको दोबारा से इंटर्नशिप करनी पड़ेगी इंडिया में, या फिर उसकी वहाँ वाली इंटर्नशिप वैलिड की जाएगी। ये इसके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है, अभी आएगा विद टाइम। और इसके बारे में भी आप कमेंट करो प्लीज़, सारे एफएमजी स्टूडेंट्स एनएमसी को कमेंट करो इस ड्राफ्ट में कि आपने इसके बारे में क्लैरिफिकेशन नहीं दिया। राइट। सो बेसिकली अगर आपने इंटर्नशिप कर ली है, फिर हम स्टेप 1 देंगे, फिर स्टेप 2 कब देंगे, या फिर इंटर्नशिप दोबारा करनी पड़ेगी क्या, ये क्या करेंगे, तो ये कुछ क्लैरिटी नहीं है इसमें। ये अभी एम्बिगुअस रह गया है, तो ये पॉइंट हमारे को उनसे पूछना है। और अ मेडिकल ग्रेजुएट हु हैज़ क्वालिफाइड इन इंडिया फॉर ओवरसीज shall be eligible for registration of the medical council, right, if he has completed the duration of internship applicable, right, and has passed step 2. सो रजिस्ट्रेशन आपको तब मिलेगी जब आपने स्टेप 2 क्लियर किया हुआ है। और यहाँ पे यही वाली बात होगी कि इंटर्नशिप कहाँ से करिए, क्या करिए, वो क्लैरिटी नहीं है, दैट इज़ नॉट देयर। सो आपने स्टेप 1 दिया, फिर आपने स्टेप 2 क्लियर किया, फिर आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। दिस इज़ वॉट इट इज़। तो फॉर एफएमजीज के लिए बेसिकली क्या है कि अब उनके 2 एग्ज़ाम हो गए। अभी तक तो एक एफएमजी का एग्ज़ाम पास करना होता था। ठीक है, अब जो आप बार बार कहते रहते थे, एफएमजी वाले मुझे बार बार कहते थे कि भाई अगर यूनिफॉर्म एग्ज़ाम कर दें तो इंडियन ग्रेजुएट्स को पता लगेगा, अब तो कर दिया। ठीक है, उसमें आपको इंडियन ग्रेजुएट्स की तरह 50% मार्क्स लानी है एलिजिबिलिटी के लिए, पहली बात वो है। इंटर्नशिप एम्बिगुअस है, यहाँ से करनी है वहाँ से करनी है नहीं पता हमें। उसके बाद स्टेप 2 भी आपको पास करना है, तभी आपको रजिस्ट्रेशन मिलेगी।
जो पहले सिर्फ एक एग्ज़ाम के बाद मिल जाती थी। राइट। और स्टेप टू का पास करना अपने आप में ये क्लियर हो जाता है कि आपके पास वो बेसिक क्लिनिकल आइडिया होना चाहिए। और जो मैं देखता हूँ, मतलब आई एम वर्किंग इन अ हॉस्पिटल और मेरे पास बहुत सारे फॉरेन मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं, दे आर वेरी गुड। आई एग्री। मतलब कोई ऐसी प्रॉब्लम ही नहीं है बॉस, दे आर हैंडलिंग एट पार विद एवरीबडी, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है मुझे इस बारे में। आई एग्री। स्टेप 2 जो है वो एफएमजीज मेरे ख्याल से कोई फंबल नहीं करेगा, मतलब ही नहीं है अटकने का, वहाँ पे भी सिंपल चीज़ें आती हैं। एंड मैं मतलब बहुत ही रिलैक्स रहता हूँ, मेरे पेशेंट्स को वो देखते हैं आराम से, बड़ी कंफर्टेबली, और डिस्कशन एब्सोल्युटली सेम साइंटिफिक लेवल पे होता है। सो यहाँ पे इस तरह का डिफ्रेंशिएशन कहीं पे भी आपके मन में आना ही चाहिए। मैं एफएमजी स्टूडेंट्स के लिए स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ ये बात। बिल्कुल सही। अच्छा, यहाँ ना एक इन्होंने क्या किया है कि सपोजिटली एक गवर्नमेंट जॉब निकलता है और उस गवर्नमेंट जॉब के अंदर कोई क्राइटेरिया होता है, तो क्या वो स्टेप 1 के स्कोर्स को यूज़ कर सकते हैं? तो आंसर है यस। सो यहाँ इन्होंने ये ले दिया, जैसे आप नीट का एग्ज़ाम देते थे, सो वो नीट के एग्ज़ाम का वैलिडिटी सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएट सीट में थी, बट यहाँ पे इन फ्यूचर एनएमसी इनटू डिफरेंट कमीशंस अगर हॉस्पिटल्स में या जगहों पे एक एमबीबीएस डॉक्टर को चाहती है, तो वो इसी एग्जाम के स्कोर के बेसिस के ऊपर वो रूलिंग आगे निकाल सकती है। तो ये उन्होंने अपने लिए क्वेश्चन रखा हुआ है। हाँ, वो बेसिकली उनको उस अथॉरिटी से परमिशन लेनी पड़ेगी कि हम कर लें, या तो अगर वो दे देंगे परमिशन तो वो सेम स्कोर यूज़ कर सकते हैं। राइट। सो ये स्कोर एक सिंपल नहीं है, बेसिकली एक 10th क्लास का स्कोर है, जो 10th क्लास की बोर्ड के जो मार्क्स होते थे वो हर जगह रेफरेंस के लिए यूज़ किया जाते थे। हम हमेशा से जब तक बढ़ते रहे कॉलेज में भी लिखते थे जी कितने मार्क्स आए। सो ये एक मार्क्स हो जाएंगे आपके, जो आइडेंटिफाई करेंगे कि आप किस तरह से बिलोंग करते हैं, और उसके बेसिस पे कल को परमिशन लेके आपको जॉब्स ऑफर करे जा सकते हैं। दिस इज व्हाट दिस मीन्स टू से। ऑलराइट। सो स्टेप 1 का ऑब्जेक्टिव क्या है? मतलब ये बात ऑलरेडी भाई क्लियरली बोल चुके हैं। स्टेप 1 का ऑब्जेक्टिव है यूनिफॉर्मिटी लाना, एमसीक्यूज का एग्जाम बनाना, सारे सब्जेक्ट्स को लेके आना एक साथ, पूरे हिंदुस्तान में जो भी एमबीबीएस का बच्चा निकले वो सेम पैटर्न से निकले। हाँ, ये भी उन्होंने बताया कि एक साइड इफेक्ट यहाँ पर ये आया कि आपके ऊपर फाइनल ईयर में थोड़ा सा प्रेशर बढ़ जाएगा, बट इनिशियली वी बिलीव देयर बी सम क्वेश्चन, एंड आपका इंटर्नशिप के ऊपर से प्रेशर काफ़ी कम हो जाएगा, बिकॉज अब आप उसके बाद इंटर्नशिप के एंड पे आप नेक्स्ट 2 देंगे, आप नेक्स्ट 1 नहीं देने वाले। So this is what we आइडियली understand. मेरे हिसाब से आइडियली इनको ये करना चाहिए था, बट ऑब्वियसली हमारी बात कोई सुनता तो है नहीं, कि इनको एक की जगह मेरे ख्याल से एग्ज़ाम 2 पार्ट में डिवाइड करना चाहिए था। एक प्री पैरा क्लिनिकल का पहले ही ले लेते और फिर क्लिनिकल का एग्ज़ाम के बाद बिल्कुल। देते, ताकि फाइनल ईयर में बर्डन ना पड़ता जाता। Yeah. तो उन दोनों का एवरेज करके या उन दोनों को ऐड करके स्कोर कर सकते थे, बिल्कुल। बट अब इन्होंने नहीं किया है। हो सकता है अगर हम कमेंट में डाल दें तो क्या पता ये भी सोच रहे हैं। दैट इज एंड दैट विल बी मोर प्रैक्टिकल। बट उसके बाद भी भाई आप समझो, विच आई बिलीव फाइनल ईयर का जब एग्जाम देंगे ना, तब भी आना तो पड़ेगा, फार्मा तो तब भी पढ़ना प्री पड़ेगा, पैरा तो सारा ही आना पड़ेगा, तो वो पढ़ना ही पड़ेगा। तो अब ये बात फिर से अब बच्चों के ऊपर है, हाउ डू टेक इट। ऑलराइट। अब इन्होंने क्या किया है, इन्होंने बोला कि किस तरीके से इन्होंने नॉलेज को डिस्ट्रीब्यूट करना है, किस तरह के क्वेश्चंस आने हैं। तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने 100 को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। इन्होंने बोला 65% होंगे क्लिनिकल क्वेश्चंस, और इन्होंने ऐसे लिख दिया अराउंड 15 क्वेश्चंस पर आवर। सो इस तरह के मिनिमम क्वेश्चन होने चाहिए, राइट। सो ये होंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिटिकल। जैसे एग्जांपल मैं आपको देता हूँ जी, इन 3 फिंगर्स के अंदर रात को पैरासीजर्स उठते हैं, थंब, राइट, इंडेक्स फिंगर एंड मिडिल फिंगर, पैरासीजर्स उठते हैं एंड हाइपोथायराइड लेडी, एंड शी वो ऐसे ऐसे झलकती है। ऑलराइट। एंड उसके बाद व्हाट डू यू सस्पेक्ट? सो भाई दीज 3 फिंगर्स आर जोन्स ऑफ मीडियन नर्व, एंड हाइपोथायराइडिज्म में कार्पल टनल सिंड्रोम जो है ना, वो मीडियन नर्व को दबाता है। सो ये इस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। तो पूछेंगे जी ये जो नर्व है ये कौन सी नर्व है? मीडियन नर्व। या वो आपको दिखा देंगे एक रिस्ट ड्रॉप की फोटो, राइट, और बोलेंगे एक दिन पहले बंदा पार्टी में गया और रात को एक चेयर पे हाथ टांग के सो गया तो सैटरडे नाइट पाल्सी हो गई उसको, तो रिस्ट ड्रॉप हो गई। तो कौन सी नर्व इन्वॉल्व है? रेडियल नर्व। तो वो आपको इस तरह की भूमिका बनाएंगे क्लिनिकल सिनेरियोस, और उसके साथ आपको क्वेश्चंस को रिलेट करना पड़ेगा। एंड अगर हम देखें ना, फ्रॉम लास्ट 3 ईयर्स 2019 से हमारे पेपर्स इस तरह के आ रहे हैं, बिल्कुल, राइट। और हम मतलब इसमें फिर से लेट्स नॉट हैव एनी डिफरेंशिएशन, हमारे एफएमजी और हमारे नीट के एग्जाम और आईएनआई तीनों ही ऐसे आ रहे हैं। बिल्कुल।
सो तीनों का पैटर्न ऑलरेडी इस तरफ चला गया है। और अगर आप देखोगे ना, ध्यान से नोट करोगे, परसेंटेज यही है जो इन्होंने लिखी हुई है। ऑलमोस्ट सिमिलर परसेंटेज है, 50-60% और क्लिनिकल आते हैं, और 20-25% समझने वाले आते हैं, कॉम्प्रिहेंशन वाले, और कुछ 10% 15% रेक्टिफिकेशन वाले आते हैं। या सो बिल्कुल तो वो सेम मतलब रखा हुआ है इन्होंने। सो ये इसमें मतलब मैं कह रहा हूँ कि हमारे को कोई स्पेसिफिक प्रिपरेशन फॉर ईच सब्जेक्ट चेंज नहीं करनी। हम जिस तरीके से पढ़ रहे हैं, अच्छा हम लोग हमेशा से कहते हैं लास्ट 3 साल के क्वेश्चन करो। अब भाई लास्ट 3 साल के क्वेश्चन यही हैं, तो आपका पैटर्न भी वैसे ही डिस्ट्रीब्यूटेड है। ऑलराइट, एंड एक और बात बता रहा हूँ मैं आपको, 2/3 2/3 65% questions are going to be clinical, which will be multiple lines. This will give you more chances to get a question correct, because single liner is the most difficult question. और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, वो आपको मैं जैसे पढ़ाता भी ना, देर इज़ वन रूल इन मेडिसिन दैट देर इज़ नो रूल, ठीक है, वो इन्होंने लास्ट लाइनों में लिख दिया। पढ़ लो क्या लिखा है, वेरिएशन इन द डिस्ट्रीब्यूशन में बी एक्सपेक्टेड। So ये जो है ना वेरिएशंस, यहीं पे सारा गेम हो जाता है। यहाँ पे उन्होंने कर लिया कि अगर हमने 70% दे दिया आप कुछ कर नहीं सकते, या 40% दिया कुछ नहीं कर सकते, हमने तो लिखा है। राइट, सो ये वो वाली बात हो गई कि आप खाना खा रहे हो और आप लोग की तो बहुतों की शादी नहीं होगी, तो बीवी बोलती है खाना खा लो, फिर तुमसे बात करनी है। तो ये वो तुमसे बात करनी है जिसमें सारी बातें हो सकती हैं, और बंदा खाना खाते सोचता है क्या बात करनी है। तो ये वो वाली बात है कि क्या बात करनी है, बट स्टिल मुद्दे की बात आपको याद रखनी है, दैट दिस इज द पैटर्न विच इज फॉलोइंग एंड विल बी फॉलोड। और फिर देखते हैं इन्होंने हमसे क्या बात करनी है। राइट, सो ये है, ये हमारे टीचर्स हमें हमेशा समझाते हैं दैट एक होता है मस्ट नो, एक होता है नाइस टू नो या डिजायरेबल टू नो, और एक होता है मे नो। सो ये कैटेगरी में ना क्लिनिकल साइंस में बात करी जाती है भैया मस्ट नो। मस्ट नो मतलब ह्यूमरस इज अ बोन ऑफ अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब। ऑलराइट, दूसरा है नाइस टू नो, द डिफरेंस बिटवीन सर्जिकल नेक एंड एनाटॉमिकल नेक ऑफ ह्यूमरस। एंड देन मे नो, मे नो हो गया कि टीरीज माइनर को तो सप्लाई करती है एक्सी नर्व, टीरीज मेजर को कौन सप्लाई करता है। सो ये ना मेरिट का डिस्ट्रीब्यूशन है। अब अगर आप मुद्दे की बात समझें, अगर आपको 90% पता है तो 90% तो किसी के क्रॉस हुए नहीं एंट्रेंस में आज तक। मैं अपनी हर एक क्लास में हर जगह पे मैं यही एग्जांपल देता हूँ कि ये जो लास्ट के 10% है, स्टूडेंट को बहुत फैंसी लगते हैं, अरे यार ये रेयर सिंड्रोम आ गया, अरे उनके नोट्स में तो ये था, ये वाला क्वेश्चन आया था, है। जो ये 10% जानता होगा उसका कभी भी अच्छा रैंक नहीं आएगा। बिल्कुल ठीक बात। जब आपको ये 10% नहीं आता होगा तभी आपका अच्छा रैंक आएगा। सो डोंट गो फॉर द चेरीज, गो फॉर द केक। सो ये है केक भाई, इससे मज़ा आने वाला है। एक चेरी खा के मज़ा नहीं आ रहा, और व्यक्ति को चेरी ऑन द केक दिखती रहती है, इसमें वो घूमता रहता है। सो डू नॉट गो फॉर रेयर थिंग्स। अच्छा चलो यहाँ पे वो वाली बात याद कर लेते हैं, जो कॉमन है वो कॉमनली आता है, वही कॉमनली आएगा। जब हमारे को ये समझ आ जाएगा तो हमारा सिलेक्शन बड़ी कॉमनली हो जाएगा। जो रेयर है वो रेयरली आएगा, हम रेयर के पीछे भागेंगे तो हमारा सिलेक्शन बड़ा रेयर हो जाएगा। सो हम सिंपल बात याद रखें, जो आया है वही आएगा। जब हमें ये समझ आएगा तभी हमारा नंबर आएगा। सो कॉमन इज कॉमन, इससे अलावा दिमाग लगाना नहीं है। और क्या कॉमन है? लास्ट 3 साल के क्वेश्चन और वही पैटर्न है। बिल्कुल ठीक है भाई, दैट इज ऑल राइट। अब ये आगे बात करते हैं कि नेक्स्ट टाइम के अंदर इन्होंने अब बात करी कि अब ये देखो, अब यहाँ पे आ गया टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। खाने के बाद मेरे से बात करना। अब इन्होंने बोला लोग फोरेंसिक कहाँ पूछेंगे जी, तो लिख दिया अप्लाइड एस्पेक्ट्स ऑफ ऑल अदर सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग फोरेंसिक, ऑल अदर सब्जेक्ट्स। ठीक है, कम्युनिटी मेडिसिन। सो अब ये धीरे धीरे ना आपको हर सब्जेक्ट में घुसा रहे। क्यों घुसा रहे हैं आपको बताता हूँ भाई। फाइनल पार्ट 1 में आता है ENT ऑफ था, PSM फोरेंसिक, यही घुसते हैं उसके अंदर। सो ENT ऑफ था का पेपर अलग कर दिया, तो PSM का नाम दिखा नहीं, फोरेंसिक का दिखा नहीं, तो लिख दिया वो आएगा यहाँ पे। अच्छा, लोगों से पूछा गया कि फर्स्ट और सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट कहाँ होंगे, तो ये लिख दिया देखो यहाँ पे। हर एक पेपर में 10% घुसे हुए हैं, और हर एक पेपर में 10% PSM घुसा हुआ है। तो बेसिकली ये जो कह रहे हैं ना 10% प्योर उसके क्लिनिकल एस्पेक्ट्स हो गए इन प्री पैरा के, बट इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी 90 भी उस सब्जेक्ट का ही होगा। बिल्कुल, उसमें भी यू कैन नॉट डिफरेंशिएट ना। अगर आपसे पूछे ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ऑस्टियोपोरोसिस, क्या आप इसको फार्मा का बोलोगे, ऑर्थो का बोलोगे, या गायनी का बोलोगे? पोस्ट मेनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस पूछ रहे हैं, बिल्कुल। तो आप यू कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन डिफरेंट सब्जेक्ट्स, क्योंकि बॉडी है यार, इस बॉडी में आप अलग अलग कैसे कर दोगे? सारे सब्जेक्ट मिक्सड हैं। राइट, सो ये वंस मोर एक इल्यूजन है। राइट, अगर कोई बंदा बोले कि मैं 6 सब्जेक्ट की किताब पढ़ के नेक्स्ट 1 में अच्छा स्कोर ले आऊँगा, सवाल ही नहीं उठता। मैं आपको लिखित दे रहा हूँ, अपनी डिग्री जला दूंगा मैं ऑन द स्क्रीन, आउट ऑफ क्वेश्चन।
ये रूल रहा है, इंटीग्रेटेड 19 सब्जेक्ट्स की स्टडीज रिक्वायर्ड है। अगर आप एनएमसी के एक्चुअल गाइडलाइंस देखो, सो वो इंटीग्रेटेड लर्निंग की बात कर रहे हैं, और वो इंटीग्रेटेड लर्निंग को ही यहाँ पे बोल रहे हैं अप्लाइड एस्पेक्ट्स ऑफ ऑल अदर सब्जेक्ट्स। बेसिकली अप्लाइड एस्पेक्ट्स ऑफ ऑल अदर सब्जेक्ट्स का मतलब ही इंटीग्रेटेड लर्निंग है, बिल्कुल। राइट। सो यहाँ इन्होंने बता दिया कि किस किस तरीके से ये पेपर डिवाइड करेंगे और कितने कितने क्वेश्चन होंगे। आइटम्स को हम क्वेश्चन मान लेते हैं यहाँ पे। सो इन्होंने पहले 3 बोल दिया, मेडिसिन एनालाइड, सर्जरी एनालाइड, ऑप्स गाइनी एंड अलाइड। अलाइड मतलब फर्स्ट सेकंड प्रॉफ के सब्जेक्ट्स इसके अंदर गाइनी ऑप्स के वो तो सब प्लस में ही लिखा हुआ है, कम्युनिटी मेडिसिन, सब में ही लिखा हुआ है, राइट। सब में। पीडियाट्रिक्स, ईएनटी, ऑफ्था, ये 6 हो गए। बेसिकली यू आर गेटिंग 1.5 मिनट पर क्वेश्चन। 1.5 मिनट तो बहुत होता है यार, अगर आप 1.5 मिनट में नहीं करोगे तो फिर क्या ही करोगे। बिल्कुल। सो यहाँ आ गया 3 घंटे का, 3 घंटे का, 3 घंटे का पेपर, 1.5, 1.5, 1.5। सो ये हमारे 6 पेपर हो गए। अब इन 6 पेपर को हम लोग 3 दिन में देंगे। डे 1 में आएगा मेडिकल, मेडिसिन और पीड्स एक साथ ही होता है। नीट 1, हाँ। डे 2 नीट 2। हाँ वैसे हाँ, बट इन्होंने क्या किया भाई, इन्होंने बोला कि पहले दिन ये मेडिसिन दे देंगे और उसके बाद 2 घंटे की छुट्टी देके फिर पीड्स का भी 1.5 घंटे का अच्छा, एग्जाम कराएंगे। तो एक दिन में ये 4.5 घंटे का पेपर हाँ, दे रहे हैं समझ आपको, फिर एक दिन की छुट्टी फिर देंगे गैप देती है, हाँ। जिस दिन आप कुछ नहीं करोगे, जैसे सब लोग करते हैं। फिर सर्जरी आ गया, फिर उस दिन इन्होंने रख दिया ईएनटी, 1.5 घंटे का, राइट। मतलब 3 दिन 4.5 घंटे एवरी डे हो गया भाई। या सो ये हो गया प्रॉपर 3 वाला + 1.5। 13.5 घंटे की तैयारी 3 एग्जाम में। और यहाँ एक चीज मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा जिसमें अग्री करता हूँ, दैट यस द नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऑफ पीडियाट्रिक्स, ईएनटी एंड ऑफ्था are relatively increased in proportion now. There is no doubt about it. बट इसमें ना मुझे एक थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि जैसे ईएनटी या ऑप्था की बात करें, दे आर सेइंग 60 क्वेश्चन आई थिंक। तो 60 क्वेश्चंस के लिए तो बंदे को पूरी ईएनटी पूरी ऑप्था आनी चाहिए। पूरी कैसे कवर करेंगे? नहीं पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे। हाँ, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं, मतलब अगर हम ग्रेजुएशन लेवल की देखें, द पर्सन शुड नो ईच एंड एवरी चैप्टर ऑफ दैट ईएनटी एंड ऑप्था इन पर्टिकुलर, राइट। सो यहाँ ध्यान देने वाली बात हो ध्यान जाएगी। से पढ़ लेना। और एक और भी है भाई कि ईएनटी ऑफ्था पूरा 1 साल दे रहे हैं यार फाइनल ईयर में। सो ये अब जो हनीमून ईयर होता है एमबीबीएस का, जब सब लोग गोवा घूमने जाते थे, बार बार गोवा जाते थे, वापस आके बोलते थे अगला कहाँ चले, फिर गोवा जाएंगे। अब वो गोवा की ट्रिप जो है आपको थोड़ी बहुत ईएनटी और ऑफ्था में लगानी पड़ेंगी, या गोवा ईएनटी ऑफ्था की किताब के साथ जाना पड़ेगा। सो दिस इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज दैट बिकम्स वेरी वेरी सिग्निफिकेंट हियर, राइट। अब ये आया स्टेप 2 के ऊपर, फिर से बात हो गई। यहाँ स्टेप 2 में इन्होंने क्या बोला कि ये 7 सब्जेक्ट के स्टेप 2 तो लेंगे, पर उसमें क्या करेंगे जो हम बात कर चुके हैं, एक्चुअल केस। आपको बेड साइड ले जाके बात करी जाएगी लोगों से। हो सकता है आपको बोलें भैया ये पीओपी है, आप लगा के दिखाओ एक नॉर्मल बंदे के अंदर। आपको पीओपी की बैंडेज को रोल करना सीखें, आपको बैंडेज कैसे रोल करना है वो सीखें। देयर कैन बी डेमोन्स्ट्रेशंस विच कैन बी हियर, और देयर कैन बी ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर्ड क्लिनिकल एग्जामिनेशन, जो अपने आप में कोई छोटी चीज़ नहीं है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पैटर्न विच इज फॉलोड इन यूके, where there will be 2 examiners. One of the examiner will ask you questions. The second examiner will never ask you, but he will mark you. यहाँ गेम आएगा बढ़िया, and it is going to be beautiful, right? And the pattern is wonderful. They will just show you an X-ray and ask you what do you see. You will say pelvis, which bone, and the confidence and the speed. And you know कितनी देर का होता है ये? 3 मिनट। बट 2 एग्जामिनर के सामने 3 मिनट निकलते नहीं है। बेसिकली ऑस्की में क्या होता है ना कि ऑब्जेक्टिवली स्ट्रक्चर्ड होता है। उन्होंने ना ऑलरेडी 10 पॉइंट लिखे होते हैं कि अगर ये चीज़ चेक किया, जैसे आपने पेशेंट का नाम पूछा या पेशेंट से कैसे बात की, हर एक का एक एक मार्क्स होता है। तो ऐसे कुछ भी मतलब आइटम्स हो सकती हैं, 5, 7, 10 कितने भी उन्होंने रखे हो सकते हैं। एग्जामिनर ने वो 10 चीज़ें चेक करता है कि इनमें से इसने क्या क्या सही किया है, ठीक है। तो उसके हिसाब से नंबर होते हैं, ऑब्जेक्टिवली स्ट्रक्चर्ड होता है। इसमें ऐसा नहीं होता कि अपने मर्जी से कितने भी नंबर दे देगा एग्जामिनर। तो जो जो आपने उसमें से किया है उसके नंबर मिलते रहेंगे, जो नहीं किए उसके नहीं मिलेंगे। तो ये अगर आपने इंटर्नशिप ठीक से किया तो आप सारे सही कर लो, राइट। एंड सेम है लास्ट चीज, सिमुलेशंस, डेमोन्स्ट्रेशन हो सकती है, जैसे मैंने आपको बोला। इट इज़ एब्सोल्युटली पॉसिबल। नाउ दिस इज समथिंग जो स्टार्टिंग में वंस अगेन घूम के बाद वहीं आ गई। प्रेशर आपके ऊपर से प्रिपरेशन का हटा दिया, नीट का पहले एग्जाम ले लिया, खुला छोड़ दिया ताकि आप इन चीज़ों पर ध्यान दे सको। सो आई बिलीव दैट एक चीज़ तो ठीक है, राइट। हाँ, मतलब पैटर्न चेंज हो गया, वो एक पार्ट ऑफ गिफ्ट है इस देश में एमबीबीएस करने का। बट एक चीज़ तो ठीक है, दैट हमारी जो मेन लर्निंग कैपेसिटी है क्लिनिकल साइंस की, वो और इम्प्रूव होने के चांसेस इसके अंदर ज़्यादा हैं अगर ये डिसिप्लिन से काम हो जाता है, सही किया जाए, इम्प्लीमेंट सही होता है, राइट। अब इन्होंने ये बता दिया, ये बात हमारी ऑलरेडी 7 सब्जेक्ट की हो गई, मेडिसिन, सर्जरी, गाइनी ऑप्स, पीड्स, ईएनटी, ऑफ्था एंड ऑर्थोपेडिक्स अलॉन्ग विद
पीएमआर एंड ऑर्थोपेडिक्स ऑलरेडी एक सेम चीज़ है, वो अलाइंड है, बस एक 2 पार्ट में लिखा जाता है, दैट्स हाउ इट इज मेंशन. एंड टाइम स्केड्यूल स्टेप 2 विल बी डिसाइडेड बाय द नेशनल मेडिकल कमीशन अलॉन्ग विद द यूनिवर्सिटीज़. वो एक गाइडलाइन दे देंगे. पर इसमें ना देखिए, अब ये आपका डिटर्मिनेंट नहीं है. डिटर्मिनेंट इसलिए नहीं है बिकॉज यहाँ पास फेल का गेम है. यहाँ के मार्क्स आपकी किसी भी करियर के उसमें अफेक्ट नहीं करने वाले. बट एट द सेम टाइम आपको ये समझना है कि जब तक आप इस एग्जाम को पास नहीं करेंगे, ऑलराइट, जब तक आप इस एग्जाम को पास नहीं करेंगे, आपके स्टेप 1 के स्कोर की कोई वैल्यू नहीं है. सो इसको करने के बाद ही आप पोस्ट ग्रेजुएशन की सीट ज्वाइन कर सकते हैं. सो इसको आपको सीरियसली लेना पड़ेगा. इसका मतलब आपको इंटर्नशिप को बहुत सीरियसली लेना पड़ेगा. सो ये इन्होंने अब एक टाइम निकाल दिया. यहीं पे भाई मैं बात कर रहा था कि इन्होंने शायद कुछ कर दिया है जो इंटर्नशिप को बहुत ज़्यादा वजूद दे दिया इन्होंने. नहीं, आई थिंक मेरे ख्याल से ना कुछ मिस्टेक होगी, क्योंकि नॉर्मली इंटर्नशिप शुड बी 1 ईयर ओनली ना, ये 13 मंथ्स कैसे हो गई? पता नहीं, आई डोंट नो, दे माइट बी डिस्ट्रीब्यूटिंग सम सब्जेक्ट्स और समथिंग एल्स. ये भी अभी नए गाइडलाइंस आएंगे. ठीक है, इसमें ना जो स्टूडेंट का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो उन्होंने आंसर नहीं किया. सबका जो क्वेश्चन है, हर कोई यही पूछ रहा है, हमसे भी बार बार पूछ रहा है कब होगा. ठीक है, उन्होंने लिखा है वो खुद नहीं बताया. अभी तो वो कमेंट्स मांग रहे हैं. ठीक है, जब अभी तक कमेंट्स मांग रहे हैं तो वो अभी कैसे बता देंगे कब करेंगे? पहले कमेंट्स देखेंगे, अगर उनको कोई अच्छा कमेंट लगा, ठीक है, बट वो जल्दी एप्लीकेबल ना कर पाए तो हो सकता है डिले भी करना पड़ जाए उनको. ठीक है, सो हमने एक बहुत बड़ा वीडियो बना दिया घंटे भर का. और उस घंटे भर में एक बहुत बड़ा घंटा बजा दिया भाई ने एंड में कि ये कब से आ रहा है इसके बारे में नहीं पता. बट ऑब्जेक्टिव इस वीडियो का बेसिकली ये है कि आपको पता होना चाहिए कि 19 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, जो आया है वही आएगा. कॉमन चीज़ें पढ़नी है, सारे सब्जेक्ट महत्वपूर्ण हैं. 13.5 घंटे का पेपर हो गया है. 2 बार नीट दोगे, एक बार मेडिकल अलाइड सब्जेक्ट, एक बार सर्जिकल अलाइड सब्जेक्ट. 4 सब्जेक्ट के पेपर अलग होंगे जिसके अंदर मल्टीपल चीज़ें घुसी पड़ी होंगी. ऑलराइट, 1 साल ध्यान से इंटर्नशिप करोगे, क्लिनिकल सारी चीज़ें सीखोगे, और फाइनली 7 एग्जाम देके उसको पास करोगे, तभी पहले वाले जो आपने एग्जाम दिए उनके स्कोर वैलिड होगा. एक चांस है स्कोर इंप्रूव करने का, जो एक डिबेटेबल बात है कि कैसे इंप्रूव करा जाएगा, जिसके बारे में आइडियली होना चाहिए कि द बेस्ट ऑफ द स्कोर शुड बी टेकन, पर इन्होंने मीन निकाला हुआ है. अब उसके बारे में क्या कहानी है वो धीरे धीरे गुफा खुलेगी तो समझ आएगा. दिस इज व्हाट दिस से. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जितना भी हमने इस 1 घंटे में डिस्कस किया है, हो सकता है ये सारा ही चेंज करते हैं. क्योंकि कुछ पता थोड़ी है, कमेंट्स के हिसाब से सब कर सकते हैं ना. तो बट आई वांट टू से कि एनएमसी का जब कोई नोटिफिकेशन आए, आपकी रात की नींद नहीं उड़नी चाहिए. ठीक है, आप बेसिक सी चीज़ देखो यार, आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, किसी भी तरीके से एग्जाम में कुछ भी क्वेश्चन पूछने आएगा तो उसी में से ना. तो जस्ट बी कॉन्फिडेंट कि आप जो पढ़ रहे हो वो सही है, आपको बस वही आना चाहिए और आपको कुछ भी चेंज नहीं करना अपनी पढ़ाई में. दूसरी बात, जैसे आप सपोज बहुत सारे स्टूडेंट मेरे को कह रहे थे कि आप तो सिर्फ क्लिनिकल ही आएंगे. ठीक है, 2 चीज़ें हैं यार. एक तो हमने पहले ऑलरेडी डिस्कस किया है कि क्लिनिकल आपको प्री और पैरा क्लिनिकल के बिना समझ नहीं आएगा. दूसरी बात, उसके क्वेश्चंस भी इन्होंने लिख दिए आएंगे. और तीसरी बात, क्या आप एम्स को पीजीआई को छोड़ दोगे? आप उसकी भी तो एग्ज़ाम तो दोगे ना. ठीक है, कई लोगों को लगता है कि मेरा नहीं हो सकता, बट अगर पहले ही मान के चल लोगे कि नहीं हो सकता तो कभी भी नहीं होगा. एटलीस्ट एफर्ट तो मारोगे. तो उसमें तो आपको सारे डिस्ट्रीब्यूशन पहले की तरह ही है. तो आई थिंक आपकी स्टडीज़ जो है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होनी चाहिए. और जब पूरा प्रॉपर गाइडलाइंस आ जाएंगी, डेट्स के साथ आ जाएंगी, तब हम सोचेंगे क्या करना है. ठीक है, हम आपको जैसे भी शेड्यूल है हम आपका करके देंगे. आपको अभी से सारे के सारे इंस्टीट्यूट ये बोलने लग गए होंगे, इंक्लूडिंग हमारा इंस्टीट्यूट जब आएगा वो भी बोलेगा कि हम आपको नेक्स्ट रेडी करेंगे. भाई हम आपको कुछ रेडी नहीं करेंगे, आपको खुद होना है. ये तो बात ठीक है, सिलेबस सब कुछ सेम है, क्वेश्चन का पैटर्न सेम है और सेम तरह के क्वेश्चन आएंगे जितना मुझे पता है. ठीक है, तो आपको कुछ भी चेंज नहीं करना. आपको कोई भी कहे कि हमारा बेस्ट है, किसी का बेस्ट नहीं, आपका दिमाग बेस्ट है. ठीक है, तो जस्ट अपने दिमाग पे बिलीव करो. मैं आज भी वही कहता हूँ जो मैं 15 साल पहले कहता था कि कोई भी कोचिंग नेसेसरी नहीं है कोई भी एग्जाम क्लियर करने के लिए. ठीक है, अगर आप सिंसियरली पढ़ते हो तो आपको किसी चीज़ की जरूरत नहीं है, किताबें पढ़ो पास हो जाओगे. ठीक है, बट बाकी सब चीज़ें आपकी लाइफ ईजी करने के लिए बनी है, तो आप चूज़ कर सकते हो उनमें से, बट मैंडेटरी कुछ नहीं है. ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जस्ट बी कॉन्फिडेंट और जो पढ़ते हो वही पढ़ते रहो. और आज के बाद जिसने मेरे को क्वेश्चन पूछा कि नेक्स्ट कब आएगा, ठीक है, मैं आंसर नहीं करूँगा, क्योंकि वो जब प्रॉपर गाइडलाइंस आ जाएंगे, इस तारीख को आ रहा है तभी आएगा, नहीं उससे पहले नहीं पता, किसी को नहीं पता. मैं अंतर्जामी नहीं हूँ. So maintain the balance, right, and remember, Goga is the best. Thank you very much. Good night. Bye bye. Bye bye.